नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। मतलब इससे पहले उन्होंने आर्यन तारी को हराया था और कल उन्होंने फाबियानो करुआना को हराते हुए टूर्नामेंट में लीड ले ली है। तो एक पहले नज़र डाल लेते हैं कि कल क्या कुछ हुआ। तो मैग्नस कार्लसन ने फाबियानो करुआना को हराया, तो इस गेम को तो जो हम देखने वाले हैं। इसके अलावा आर्यन तारी ने जॉन डूडा के साथ ड्रॉ खेला पहले क्लासिकल में, पर उसके बाद उनको टाई ब्रेक अर्मागोदन में पराजित कर दिया। तो 1.5 अंक बनाए कल उन्होंने, 0 से 1.5 पे पहुंचे। डूडा भी 1 पे पहुंच गए कल। और लेवन अरोनियन को भी क्लासिकल में ड्रॉ पे रोका ब्लैक पीसेस से 17 साल के अलीरेज़ा फिरोज़ा ने। और आप देखिए कि कार्लसन के साथ उन्होंने ड्रॉ किया, उसके बाद उन्होंने करुआना के साथ और अब अरोनियन के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि करुआना को भी टाई ब्रेक में हराया था अर्मागोदन में, और लेवन अरोनियन को भी टाई ब्रेक में अर्मागोदन में उन्होंने हरा ही दिया। तो स्कोर क्या है अभी फ़िलहाल? 3-4 राउंड हो चुके हैं और एक मैच जीतने में 3 अंक मिलते हैं, ड्रॉ पे मिलता है 1 और अर्मागोदन जीतने पे आधा और अंक मिलता है। तो वो सब मिला जुला के कार्लसन 9 पे पहुंच गए हैं अब लीड पर। अरोनियन 8 पर हैं, फाबियानो करुआना अलीरेज़ा 7-7 पर, आर्यन तारी 1.5 और जॉन डूडा अभी 1 पॉइंट पर हैं। आज जो है वो खेला जाएगा 5वां मुकाबला। इसके बाद एक दिन का विश्राम होगा और फिर यही सारे खिलाड़ी जो है एक बार फिर से आपस में कलर बदल करके, रंग बदल करके खेलेंगे। 5 और राउंड खेले जाएंगे क्लासिकल। तो चलिए अब बात करते हैं फाबियानो करुआना के साथ मैग्नस कार्लसन के मुकाबले की। दोस्तों, कोई भी मैच जब खेला जाता है तो उसका जो परिणाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ जीतने वाले की चालों पर निर्भर नहीं करता है, वो सामने वाले के चुनाव पर भी निर्भर करता है कि सामने वाला किस तरह का चुनाव करता है। इस मैच में मैग्नस कार्लसन ने शानदार एंड गेम दिखाया, लेकिन इस हार के लिए फाबियानो करुआना के कुछ चयन भी जिम्मेदार रहे, जो कि शायद डेफिनेटली उन्होंने कुछ अच्छा सोच के निर्णय लिए होंगे, लेकिन वो उनके पक्ष में नहीं गए। मुकाबला शुरू हुआ D4 से। D4 नाइट F6, C4 E6, नाइट C3, बिशप B4। तो निम्जो इंडियन ओपनिंग में यहाँ पर मुकाबला हुआ। क्लासिकल वेरिएशन क्वीन C2, कासल A3, बिशप को चैलेंज, सो बिशप इंटू C3। और यहाँ पर कार्लसन खेलते हैं क्वीन इंटू C3। ओके, यहाँ पर D5 खेला फाबियानो करुआना ने, कार्लसन ने खेला बिशप G5, D इंटू C4, क्वीन इंटू C4। अब आप देख सकते हो कि इसमें वाइट लगातार जो है वो सिर्फ अपने क्वीन का इस्तेमाल कर रहा है। पहले क्वीन C2 पे आया, फिर C3 पे आया, फिर C4 पे आया। तो एक ही पीस का ओपनिंग में बार बार चलना जो है उसका नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है कि आप देखिए कि वाइट के साथ फिलहाल उसके बाकी के पीसेस गेम में नहीं आए, जबकि ब्लैक का कासल भी हो चुका है। हालांकि जब तक ब्लैक अपने किंग साइड के, क्वीन साइड के पीसेस निकालेगा तो वाइट भी निकाले। तो पोजीशन जो है आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर ओके है, इक्वल के आसपास है। P6 ओके, बिशप निकालने की तैयारी। रुक D1, कार्लसन लेकर के आते हैं अपना बिशप A6, तो क्वीन A4, H6 खेला यहाँ पर, सो बिशप H4, क्वीन D7। ये सब लाइन है, तो कार्लसन यहाँ पे अवॉइड करते हैं एक्सचेंज करना। ओके, हालांकि यहाँ तक अगर आपको बताऊँ कि गेम जो है वो बहुत ही कम गेम खेले गए हैं। मतलब इससे पहले टॉप प्लेयर ने गेम जरूर, अभी जो लेटेस्ट जो दिख रहा है, जैसे रज्जोबोव ने मैच खेले हैं इस लाइन पे, और डेविड नवारा ने खेले हैं, यू यांगी ने खेले हैं। तो कुछ मैच तो ज़रूर यहाँ पर खेले गए। डेविड एंटोन ने खेला है यहाँ पर ब्लैक पीसेस से इस तरीके से, इस वेरिएशन को। क्वीन C6, तो ये कुछ दिन पहले ही हुआ था, रज्जोबोव ने वोंग हाउ के खिलाफ खेला था। सो वहाँ पे भी क्वीन इंटू C6, नाइट इंटू C6। तो ये दोनों खिलाड़ी जो है अभी उन्हीं का गेम जो है फॉलो कर रहे हैं अभी। बिशप इंटू F6, G इंटू F6 और नाउ E3। अब पोजीशन को एवेल्यूट करते हैं ज़रा। तो आप देख सकते हो कि वाइट के अभी भी थोड़े से पीछे निकलना बाकी है, लेकिन ये जो E3 मूव हुआ है ये सीधे सीधे बिशप A6 को चैलेंज कर रहा है। तो ये E3 का फ़ायदा ये है कि बिशप इंटू F1, किंग इंटू F1, जितने मोहरे कम होते जाएंगे, मतलब ये बड़ी खुशी की बात होगी कि आपका घर पर बैठा हुआ एक मोहरा F1 पे A6 वाला बिशप आपके एक्सचेंज कर लेता है। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? और अब अगर आप असेसमेंट करते हैं इस पोजीशन को तो आपको साफ दिखेगा कि वाइट का पॉन स्ट्रक्चर अच्छा है। ब्लैक के पॉन स्ट्रक्चर में आपको डैमेज दिख रहा है, खासतौर पे यहाँ और ये, ठीक है। पर फिर भी जब तक ये 3 पॉन साथ में, तब तक ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हैगा नहीं। लेकिन एंड गेम में ये H6 कभी ना कभी टारगेट बन सकता है, H वाला पॉन। ओके, ब्लैक यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, रुक A5, नाइट F3। और यहाँ पर जो ब्लैक ने खेला नाइट C4 मूव, ये नॉवेल्टी है। इससे पहले जो मैच खेला गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया वोंग हाउ और रज्जोबोव के बीच, तो वहाँ पे रज्जोबोव ने पहले रुक के C8 खेला था, किंग E2 हुआ था, C5, इस तरह से एक्सचेंजेस हुए थे। एंड देन रुक D7 वाइट को प्ले मिला था, बट नाइट C4 और रुक C1, नाइट इंटू B2, रुक C2, नाइट A4, रुक इंटू A7, इस तरह से मैच हुआ था, रुक A8। एंड देन ये एंड गेम जा करके ड्रॉ हो गया था, ठीक है।
अब इसमें बदलाव क्या होता है, बदलाव ये हुआ कि फाबियानो कैरुआना ने नाइट C4 खेला, मतलब पहले ही खेल दिया, अपने C वाले पॉन को भी इंप्रूव नहीं किया। अब यहाँ पे आपको हमेशा याद देना है कि ये जो पॉन है ये बैकवर्ड जैसा पॉन है, तो जब कभी भी C फाइल पे प्रेशर आएगा तो इसको प्रॉब्लम हो सकता है आपको डिफेंड करने में, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर और कहीं तो ओपन फाइल है नहीं, अभी तो एक ही सेम ही ओपन फाइल है, वो वाइट के लिए है, ठीक है। अब जब नाइट C4 खेला तो कार्लसन ने यहाँ पे देखिए क्या खेला, पहले उन्होंने रुक B1 बचाया, अब C5 को मिक्स किया उन्होंने, देखिए वहाँ पे रुक के C8 था, C5 को मिक्स करने की कोशिश है इस पोजीशन को, तो कार्लसन खेलते किंग E2 और रुक FC8। अच्छा, यहाँ पर दो ऐसे मौके आते हैं जब ब्लैक C×D4 मार सकता था, लेकिन उससे वाइट का नाइट सेंट्रलाइज होता, लेकिन एक्चुअली में वाइट को इससे ज़्यादा कोई खास एडवांटेज मिलता नहीं, ठीक है। तो रुक FC8, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आने वाली चालों में समझ में आएगा कि मैं जो CD4 मारने की बात कर रहा हूँ। कार्लसन रुक H7 ले, अब सडनली आप पोजीशन को देखिए तो वाइट आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा, क्यों, क्योंकि आपका किंग पास है सेंटर के, आपका नाइट तो ठीक है वेल प्लेस्ड है, दोनों रुक भी सेंटर के, मतलब सारे पीसेस एक्टिवेट हो चुके हैं, जबकि ब्लैक का किंग अभी दूर है, ये रुक कभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। और ये याद रखिए कि ये पॉन का आपके पास वीकनेस है, तो ठीक है आपका नाइट बहुत अच्छा लगता है C4 पे, लेकिन कब तक ये नाइट यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक ऑप्शन था C×D4, नाइट D4, नाइट D6, इस तरह से खेले, इक्वल पोजीशन था, कुछ नहीं होता यहाँ पर, बट कैरुआना ने चूज़ किया यहाँ पे नाइट D6, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगता है डिसीजन यहाँ पर, क्योंकि ये पॉन आपने अलग कराया, और ख़ासतौर पे वो जो लास्ट टाइम आपने देखा था कि जो हमने रज्जबो का मैच देखा था उसमें नाइट C4, नाइट B2, नाइट A4, ऑलरेडी उसने वाइट के अच्छे स्ट्रक्चर को भी वहाँ पर भी पॉन कैप्चर कर लिया था, तो कंपनसेशन ब्लैक को हो गया था। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, B2 का तो पॉन सेफ है, और अगर C5 का पॉन मर गया तो प्रॉब्लम होगा। देखिए आगे क्या होता है, रुक C2, किंग F8, अब किंग को लाना शुरू करते हैं, सो नाइट D2, यहाँ पर कैरुआना खेलते हैं C4, यहाँ पे भी रुके B8 पहले आ सकता था, खैर C4, तो रुक भी C1, कार्लसन ने पूरा फोकस जो है वो C4 की पॉन पे लगा दिया। अब यहाँ पर कैरुआना खेलते हैं रुक B8, अभी तो देखिए क्लियर है कि आप नाइट इंटू C4 अभी मार नहीं सकते, क्योंकि आप अगर मारने जाओगे यहाँ पर तो आपका B2 का पॉन चला जाएगा। तो यहाँ पर कार्लसन ने खेला किंग F3, अभी भी अब आओ उस पर B2 पे चेक भी आ रहा था, अभी तो चलिए चेक आना बंद हुआ, तो उन्होंने खेला C3। अच्छा, यहाँ पे भी C3 पॉन सेक्रीफाइस ना करके रुक C5 खेलते हैं अगर यहाँ पे फाबियानो कैरुआना, और यहाँ पे आप देखिए कि अभी भी आप मार नहीं सकते, मारेंगे तो आपका B2 जा रहा है, तो इक्वल पोजीशन है। तो C3 जब पॉन सेक दिया यहाँ पर फाबियानो कैरुआना ने, तो मोस्टली क्या आइडिया लग रहा था कि वो ज़रूर इसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, जैसे BC3 और इसके बाद फॉर एग्जांपल नाइट C4, रुक C4, और समहाउ हम सभी जानते हैं कि इस तरह के एंड गेम जो है, अभी रुक भी B3 पे आ रहा है, तो इस तरह के एंड गेम मोस्टली ड्रॉ होते हैं रुक एंड गेम में, ठीक है। लेकिन फाबियानो कैरुआना क्या करते जाते हैं यहाँ पे, उन्होंने खेला रुक C5, जैसे उन्होंने रुक C5 खेला अब यहाँ से आपको मैग्नस कार्लसन की समझ का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। मैग्नस कार्लसन हमेशा एंड गेम में धीरे धीरे इंप्रूव करने के लिए जाने जाते हैं, अगर आपने उनको एक थोड़ा सा भी मौका दिया तो वो उस चीज़ को थोड़ा करके बहुत बड़ा बना देंगे। अभी देखिए उन्होंने क्या किया, जैसे उनको मौका मिला उन्होंने C4 पॉन पुश कर दिया, और यही खतरनाक है, मतलब ठीक है ये पोजीशन आप कंप्यूटर पे डालेंगे तो कंप्यूटर बोलेगा हो सकता है इंजन की इक्वल है, लेकिन कार्लसन के खिलाफ प्रैक्टिकली ये एक रिस्की तरीका है खेलने का, क्योंकि कार्लसन पोजीशन को इंप्रूव करते जाएंगे। सो जितना जल्दी हो सके F5 खेला, तो किंग E2। अब ये पोजीशन आते आते ये क्लियर हो गया था कि अगर इस पोजीशन में मान लीजिए कि दोनों रुक एक्सचेंज हो जाएं तो नाइट एंड गेम में क्लियर विनिंग है वाइट, दो मेजर माइनर पीसेस, एक माइनर पीस एक्सचेंज हो जाता है, मतलब रुक और नाइट, तो अगर किंग पॉन एंडिंग आ जाए तो भी वाइट क्लियर विनिंग है। एक रुक भी गेम से चला गया तो भी प्रॉब्लम होगा ब्लैक को। तो ब्लैक के लिए सबसे अच्छा सिनारियो क्या होता है कि ब्लैक के नाइट अगर एक्सचेंज हो जाते तो रुक पॉन एंड गेम में सबसे अच्छा चांस है इस मैच को होल्ड करने का, लेकिन मैच में उससे उलट होता है। किंग E7, किंग D3, किंग D7 खेला इन्होंने, तो कार्लसन ने खेला रुक C3। तो कार्लसन सिर्फ इंतजार करते हैं, आपकी चालों को ख़त्म करते हैं, ओके। जैसे ही इन्होंने रुक C6 खेला, अभी एक बार फिर से यहाँ पर ब्लैक को ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, ब्लैक को होल्ड करना चाहिए। किंग E7, एक बार फिर कैरुआना जो है वो पॉन पुश करने का मौका देते हैं, रुक C6, तो कार्लसन है वो मौका छोड़ते नहीं, तो C5 पुश किया, नाइट E8। अब एक बार फिर से आप पोजीशन को कंपैरिजन कर लीजिए, दोनों की तुलना कीजिए, किंग तो ठीक है, लेकिन ये दो रुक की सिचुएशन देख लीजिए, ये दो रुक की देख लीजिए, और ये नाइट की देख लीजिए, तो नाइट डेफिनेटली आपका पीछे चला गया। ये रुक एक ओपन फाइल में तो ज़रूर है, लेकिन कब तक है और क्या कर रहा है, ओके।
नाइट F3। अब आइडिया क्या है, नाइट E5 चेक, सिंपल नाइट फॉक लग रहा है, तो रुक A6 खेला। अब यहाँ पे कार्लसन ने खेला नाइट E5 चेक, किंग E7, तो अब यहाँ पर किंग E2 खेला एक बार, ताकि कोई मूवमेंट हो तो चेक ना आए। और दूसरा आप ये भी याद रखिए कि ये जो पॉन स्ट्रक्चर है यहाँ पर, खासतौर पे ये H6 वाला पॉन, तो अगर इवन एंड गेम आए और किंग को यहाँ पर कहीं जाना पड़े तो ये प्रॉब्लम जो है वो ब्लैक की बढ़ेगी। यहाँ पे खेला नाइट F6 करवाना ने, सो नाउ रुक 1 C2, नाइट D5, सो रुक D3। अभी C5 C6 जो है वो पुश हो रहा है, आप देखिए, तो उन्होंने खेला रुक C8, सो नाउ जैसी फाइल का मौका मिला रुक B3, रुक C7 आया यहाँ पर, सो नाउ रुक C4। अब ये कार्लसन ने एक और नया तरीका निकाला। अब रुक C4 का आइडिया ये है कि यहाँ पर A3 सेफ है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी नाइट D3 से सेफ हो जाएगा, और अगर टाइम मिलेगा तो रुक जो है वो यहाँ जा कर के इस पॉन को टारगेट करेगा, इसको कौन बचाएगा फिर। अच्छा, इस पोजीशन में मौके थे जैसे H5 कर देते, फिर नाइट F6 रख के खेलते, कुछ इस तरह से कोशिश कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब करवाना जो है वो अपना जो पेशेंस है उसको खोते हैं, और उन्होंने खेला रुक K5। अब उन्होंने C5 के पॉन को टारगेट करना शुरू किया, नाइट D3। अभी भी मौका था करवाना चुपचाप मतलब खेलते इस तरह से नाइट F6, अभी गेम चलता, लेकिन करवाना ने रिस्क लिया यहाँ पे एक बार फिर से, और वो खेलते हैं E5। अब उनका आइडिया, उनको लग रहा है शायद C5 ज़्यादा डेंजरस हो गया है। ये E5 के पॉन जो उन्होंने नाइट के लिए उन्होंने ऑफर किया कि आप नाइट E5 मारिए, हम रुक C5 मारते हैं, इससे हुआ ये कि ये स्ट्रक्चर और एक्सपोज हो गया। अभी तो वो पॉन तीनों कनेक्टेड थे, तो नाइट इंटू E5, रुक इंटू C5, रुक इंटू C5, रुक B7 यहाँ पर चेक दिया, किंग E6, तो नाइट इंटू F7। अब यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो कि वाइट जो है 2 पॉन अप हो चुका था, रुक A5 खेला। यहाँ पे कार्लसन चाहते तो इस तरह से खेल सकते थे, नाइट A6 और रुक A3 अलाउ करते, लेकिन कार्लसन की एक खासियत क्या है कि वो अच्छी पोजीशन आने के बाद अपने अपोनेंट को काउंटर प्ले भी नहीं देते हैं, मतलब ऐसा भी कोई मौका नहीं देते कि चलो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आप यहाँ से चेस खेलो। वो पूरी तरह से किसी को भी जो है ख़राब करती है पोजीशन उनकी। तो कैसे किया उन्होंने, पहले नाइट से चेक दिया, किंग D6 और रुक B3, अपने A3 के पॉन को बचा लिया। उन्होंने बोला पॉन नहीं देंगे, हम धीरे धीरे गेम को जीतेंगे, लेकिन आपको काउंटर प्ले नहीं देंगे। और इसके बाद ये पोजीशन आते आते आपको बता दूं कि फाबियानो करुआना के पास सिर्फ 3 मिनट बचा था, जबकि मैग्नस कार्लसन के पास 1 घंटा 20 मिनट के आसपास था। तो टाइम में बहुत ज़्यादा आप चल रहे थे, शायद तक मोस्टली ऐसा लग रहा था कि करुआना ओपनिंग से ही प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा फर्स्ट से गए थे। ओके, नाइट F7 चेक, किंग C5, नाउ नाइट E5, यहाँ पे H5 खेला। अब आप ये एक्चुअली क्या है, ये मैटर ऑफ टेक्निक है। जब आपके पास 3 पॉन है, वो भी तीनों अलग अलग हैं, और अपने के पास रुक और नाइट हो, तो ये पॉन आपके बहुत ज़्यादा देर बचेंगे नहीं। वाइट की पूरी स्ट्रेंथ यहाँ है, ये 4 कनेक्टेड पॉन, और यही विन उनको दिलाएंगे। किंग D2 खेला, तो इन्होंने खेला H4, बट नाइट D3 चेक, किंग C4, सो किंग C2। यहाँ पे किंग C6 जाना चाहिए था, बट एनीवे वो भी लॉस ही है पोजीशन, लेकिन बता रहा हूँ मैं। तो किंग C4 खेला इन्होंने, सो नाउ किंग C2, रुक D6, सो नाउ नाइट F4, और फाइनली इस पोजीशन पे जो है रिज़ाइन कर दिया फाबियानो करुआना ने। ये गेम आगे करना बहुत कंटिन्यू बहुत मुश्किल होगा, जैसे कि मान लीजिए कि उन्होंने ऐसा भी कुछ खेल दिया, सो नाइट इंटू C4, सो चेक, रुक किंग D5 अगर जाएंगे, सो इवन रुक D4, किंग E5, रुक इंटू D6, और ये एंड गेम आप देखिए क्लियर जो है पॉन एंड गेम वाइट के लिए विनिंग है। तो ये दोस्तों मैग्नस कार्लसन का ये जो गेम था, कार्लसन ने एंड गेम में शानदार खेल दिखाया, लेकिन साथ ही साथ फाबियानो करुआना ने कुछ गलत डिसीजन भी लिए बोर्ड पर, और कार्लसन को मौका दिया और बेहतर करने का, और कार्लसन तो फिर एंड गेम में है, किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यूं ही हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हिंदी से भाषा के लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए। हमारा जो प्रयास है उसे अपना सहयोग दीजिए। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।